तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के मॉक को। ये मॉक रहेगा आपके मैथ्स के सेक्शन के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछता है आपसे। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 मार्क्स के। तो जो ये 20 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हम जो आपके कंसेप्ट और उनको सॉल्व करने की ट्रिक्स और टेक्निक्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास रहेगी आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा हमारा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर बेस्ड। इसमें क्वेश्चन का है उसने कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। अब देखो, जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ पर देखा आपने कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे एक व्यक्ति को पार करेगी, तो हमको पता लगना चाहिए यहाँ पे कि कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है जब दो स्पीड आपके पास गिवन होती है। अब देखो, रिलेटिव स्पीड में एक तो रहेगा ट्रेन का स्पीड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीएस, ट्रेन का स्पीड। और दूसरा कौन सा है, यहाँ पे रहेगा पर्सन का स्पीड, पीएस, पर्सन का स्पीड। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जो ट्रेन का स्पीड है और जो पर्सन का स्पीड है वो हो जाता है प्लस। प्लस कब रहेगा, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो सेम डायरेक्शन में रहता है ये माइनस। आई होप आपको एक कंसेप्ट आता होगा। देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड रहेगा, जो ट्रेन का स्पीड है और जो पर्सन का स्पीड है वो हो जाएगा प्लस। क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रेन है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है इधर की तरफ और यहाँ पे है ये पर्सन आ रहा है इधर की तरफ। तो यहाँ पे मान लो रोड है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर कि 20 सेकंड में ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी। और अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास यहाँ पर देखो, ट्रेन ट्रेन के बारे में क्या गिवन है, ट्रेन के बारे में हम डिस्टेंस गिवन इसका कितना है 600 मीटर। और टाइम गिवन है इसमें कितना है 20 सेकंड। अब देखो, ट्रेन का स्पीड गिवन है नहीं, तो उसने यहाँ पर एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है कि यदि रेलगाड़ी की गति व्यक्ति की गति से 5 गुना है, तो व्यक्ति की गति मान लो पहले कितना x। अब इसका 5 गुना ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 5x। अब यहाँ पे क्वेश्चन डन। अब देखो, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको ये समझ आया होगा कि ट्रेन और पर्सन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास देखो, क्वेश्चन में गिवन क्या था, टाइम। तो हमने देखा कि टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों, जो टाइम है वो तो है 20 सेकंड, ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड लिख भी सकता हूँ और डायरेक्ट 20 भी लिख सकता हूँ। डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस ट्रेन और पर्सन के केस में हमेशा किसका डिस्टेंस लेंगे हम लेंगे यहाँ पर जो आपका ट्रेन है, क्योंकि पर्सन का डिस्टेंस नहीं होता, उसका हाइट है। अब स्पीड कितना है, स्पीड बन गया यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। स्पीड तो दोनों आएंगे। अब सेम अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 5x प्लस एक्स आ गया। अब हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ बना 20 सेकंड को मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सेकंड ही इसका मतलब। और यहाँ पे कितना है 600 अपॉन में 6x। तो 6 से तो ये कट रहा है, 6 से कितनी बारी कटा, 10 बारी। और अब बना है यहाँ पे, ये बना है 20 अपॉन में 100 अपॉन में x। अब 20 से फिर कटा, 20 पंजे 100। तो अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, x का गुना यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 5। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये x की वैल्यू आ गई है कितनी, 5। अब अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, तो यहाँ पर 5 गुना x कितना बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 25। देखो यहाँ पे कितना था, 5 इंटू एक्स था ना, तो 5 इंटू 5 कितना बना 25। मतलब ट्रेन का स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ये अभी किस में आता है, ये आया है 25 मीटर पर सेकंड। और ये भी पर्सन का स्पीड मीटर पर सेकंड। आपको पता होगा कि जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है उसमें आपके जो यूनिट रहता है वो रहता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं, उसने कहा है तो रेलगाड़ी की गति कितनी है। हमने देखा जो यहाँ पर ट्रेन का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड कितना है, हमने देखा 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में सारे में क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड से जब हम कन्वर्ट करते हैं किस में, किलोमीटर पर आवर में। हमने कहाँ करना है कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर की यूनिट क्या होती है, बड़ी। तो आपने ये ट्रिक लगाना है यहाँ पे कि ऊपर आएगा बड़ा वैल्यू 18/5। देखो 18 क्या है, ये भी है बड़ा। अगर होता किलोमीटर
पर आर से मीटर पर सेकंड, तब लिखते हैं हम 5/18। अब 5 से मैंने इसको काट दिया, 5 पंजे 25, तो 18 पंजे 90, और ये आएगा यहाँ पे दोस्तों 90 किलोमीटर पर आर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिक सा क्वेश्चन है कि 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी, देखो 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। किससे कट रही है? 6 और 5। अब देखो उसने कहा है कि यहाँ पर है 200 और आगे रहेगा 400, इनके बीच ऐसी कितनी संख्या है जो किससे कटेगी? 6 और 5 से। तो आपको 6 से भी काटनी पड़ेगी, 5 से भी काटनी पड़ेगी, तो इनकी बजाय मैं इन दोनों को क्या ले लूँगा? एलसीएम। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं एलसीएम ऑफ 6 और 5 कितना आता है? 30 आता है। आपको पता होगा एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, और एलसीएम के लिए जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। 6 दूनी 12, इससे नहीं कट रहा है। 6 तिया 18 नहीं, 6 चौके 24 नहीं कटेगा। 6 5 30, जो दोनों नंबर से कटता है वही आपका एलसीएम होता है। तो ये कह रहा है कि जो आपके अब 200 और 400 के बीच किससे कटेंगे नंबर? 30 से कटेंगे। तो हमको पता है पहला नंबर कौन सा कटेगा मेरा 30 से? देखो 200 और 400 के बीच, तो मुझे पता है कि 200 को अगर मैं किससे भाग दूं? 30 से भाग दूं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा? 30 छिके 180, यहाँ पे बचा 180, तो यहाँ कितना रहेगा? 20। तो ये बोल रहा है कि अगर ये नंबर 200 से कम होता, मतलब 180 होता तो कट जाता। अब हमको तो 200 के ज़्यादा चाहिए, 200 के बाद कौन सा नंबर आएगा? इसमें देना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर 10, तो ये बन जाएगा कितना? देखो 180 में अगर 30 दोगे तो कितना बनेगा? 210। तो आपको पता है पहला नंबर रहेगा 210। अब 30 का डिफरेंस है, तो दूसरा रहेगा 240, फिर रहेगा 270, फिर रहेगा आपका 300, फिर आना यहाँ पे 330, फिर आएगा 360, फिर आएगा 390। ये है इसका बेसिक मेथड। तो अब देखो कितने नंबर बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। और यहाँ पर जो रहेगा एक आपका, ये देखो यहाँ पे बेसिक से क्या है, और जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि अगर आपने देखनी है कि कितनी टर्म है, ठीक है, इसका वो बोलते हैं nth टर्म। अगर nth टर्म देखनी है तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप बताओ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा और प्लस में रहेगा 1। तो अब देखो लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए कि 400 तो कटेगा नहीं, कितना कटेगा? 390, और फर्स्ट टर्म कौन सी थी इसमें? 210, और डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 30 और प्लस 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो 210 और 390 का डिफरेंस कितना आएगा? 180, और अपॉन में कितना है? 30, प्लस में रहेगा 1। 30 से काटूंगा इसको 6 बारी, और ये बन जाएगा 6 + 1 कितना आएगा? 7। तो यहाँ से भी आएगा दोस्तों इसका आंसर 7। पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप बेसिक से जाओ इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी कौन सा टाइप है? ये होता है डिसऑनेस्ट सेलर। डिसऑनेस्ट सेलर जो बेईमान दुकानदार होता है। जो देखो यहाँ पे गिवन है, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है। 30% के ऊपर लाभ पर सामान बेचता है, और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम तोलता है, और उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 40 है। तो टी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, समझो यहाँ पे दुकानदार जो है वो यहाँ पे 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम कोई ड्राई फ्रूट है, मान लो ये 1000 ग्राम बादाम लेके आया था वो, ठीक है, आलमंड लेके आया था। तो इसको जो 1000 ग्राम आलमंड है वो पड़ रहे हैं उसको 1000 रुपए के, ठीक है, 1000 रुपए के। अब वो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है, और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम तोलता है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर तोलेगा वो 1000 ग्राम की जगह कितना तोलेगा? 800 ग्राम। और वो बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो हमने देखा यहाँ पे कि अगर इसके ऊपर वो उसको कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है? टोटल प्रॉफिट हुआ है उसका 40%। तो हम देखेंगे अगर 800 ग्राम बादाम लेके आता मैं, तो 800 ग्राम कितने के मिलते? 800 रुपए के। और इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? इस पे हो रहा है 40% का प्रॉफिट। तो इसका 40% कितना बनेगा? देखो यहाँ पे
इसका 40% बनेगा 800 का 40%। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 80 चौके 320, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और देखो यहाँ पे 8 चौके 32, 320। तो 320 का फायदा है, मतलब 800 रुपये की कोई चीज़ अगर आप 320 के फायदे पे दोगे तो 800 प्लस 320 कितने की जाएगी? 1120 की जाएगी, है ना, 1120 की। और उसने कहा है कि टी का मान कितना है। अब हमने देखा कि 800 की चीज़ थी, 1120 की उसने कमाई कर ली, लेकिन वो बोल रहा है कि उसने जब उसकी दुकान पे कोई आया तो अपनी दुकान में क्या बोलेगा? अपनी दुकान में कस्टमर को बोलेगा कि ये 800 ग्राम नहीं, ये कितने है? ये 1000 ग्राम है। मतलब मुझे ये समझो, वो बोलेगा कि मुझे डील पड़ी थी, जो बादाम लेके आया मुझे पड़े थे 1000 रुपए के। जो बेईमान दुकानदार होता है वो यही बोलता है कि मुझे पड़े थे 1000 रुपए के और आपको दे रहा हूँ मैं 1120 के। तो अब देखो, उसने कहा है कि क्रय मूल्य के ऊपर T%, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? T% का, वही हमने निकालना है। तो 1000 रुपए की कोई चीज़ अगर 1120 की बेचे तो उस पे फायदा कितने का हो रहा है? 120 का। किस पे होगा फायदा? कॉस्ट प्राइस पे। कितना रहेगा? 1000 और गुणा में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा? ये 12% आएगा। तो टी की वैल्यू आएगी दोस्तों 12%। तो दुकानदार कहेगा कि इसमें मैं बस 12% कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में कितना है उसका? 40%। और इसीलिए वो उसको बोलते हैं हम डिसऑनेस्ट सेलर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात, इसको आप बोल सकते हो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मान लो दो संख्याएं, एक और ये है दूसरी, इनका अनुपात है 2 और 3। अब जब भी इनके आगे कुछ सम या गुणा है या डिफरेंस दिया हो तब हम यहाँ पे वेरिएबल मानते हैं x। और उसने कहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 726। 2 तिया 6, x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर बनेगा कितना? 726। अब यहाँ पे भी गुणा होता है, 6 से मैं इसको काट सकता हूँ। देखो 6 एकम 6, एक बचा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। एक्स स्क्वायर कितना बना? 121। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर बनाएगा उधर रूट, अंडर रूट 121। कितना आएगा बाहर? यहाँ पर आ जाएगा बाहर 11, क्योंकि 121 11 का है। तो यहाँ पे अब उसने पूछा है कि दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी? 11, और छोटी संख्या तो यही रहेगी। तो 2 इंटू 11 कितना बनेगा? 22। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है बोट्स एंड स्ट्रीम, इसको बोलते हैं हम नाव और धारा। उसने कहा स्थिर जल, ठीक है, स्थिर जल होता है स्टिल वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है। स्थिर जल में एक नाव की गति, अब देखो नाव की गति को हम डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट भी लिखते हैं और एक्स भी लिखते हैं। नाव की गति कितनी है? नाव की गति है 9 किलोमीटर पर आवर। और धारा की गति, धारा की गति को बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ करंट, डिनोट करेंगे वाई से। कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। यदि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? देखो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, अगर आपने थोड़ा सा भी बोट्स एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट को पढ़ा है। उसने कहा है एक व्यक्ति को धारा के विपरीत जाना है। मान लो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है, पॉइंट ओ से, यहाँ से जाएगा वो ऐसे धारा के विपरीत, इधर इधर तक जाएगा, यहाँ तक, और फिर आएगा वापस ऐसे, ऐसे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। हमने देखा ये पॉइंट ओ है, इसको मान लो पॉइंट ए, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एस पी लिख रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ, ये रहेगा 45। तो आपको पता है कि डिस्टेंस 45 जाने के लिए भी, और यहाँ पर ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा? डी, ये भी रहेगा 45, वापस भी तो आएगा ना, इसे इतना ही डिस्टेंस। तो उसने कहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत, अब धारा के देखो यहाँ पे जो धारा के विपरीत है उसको बोलते हैं हम अगेंस्ट द करंट, और उसको डिनोट करते हैं हम एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है धारा के विपरीत, और एक्स प्लस वाई होता है हमारा डाउनस्ट्रीम। इसको बोलेंगे हम अलोंग द स्ट्रीम, या धारा के अनुकूल या साथ। इसको बोलेंगे धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल होता है, ठीक है, धारा के विपरीत। अब उसने कहा है, देखो यहाँ पे जो x माइनस वाई है वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे वो हो जाएगा फिर 9 माइनस 6, जो रहेगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी बनेगी? एक्स प्लस वाई में तो x कितना है? 9, इनको जोड़ना है, तो ये बनेगा 9 और 6 15 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है
कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत जाएगा, तो धारा के विपरीत अगर कितना जाएगा 45 किलोमीटर जाएगा, और धारा के विपरीत के लिए देखो उसका स्पीड कितना है 3, प्लस वापस भी आएगा और 45 किलोमीटर वापस आएगा। किस स्पीड से आएगा वो? अब जब पानी का देखो यहाँ पे जब करंट के साथ वापस आते हैं तो आपको वाटर का स्पीड भी मिलता है देखने को। तो यहाँ पर बनेगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 15। हमने 45 देखो यहाँ पे 45 अपॉन में 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 45 क्या है? डिस्टेंस, और ये 3 क्या है? स्पीड। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम, और टाइम ही हमने निकालना है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो टाइम लगा है आपको t1, यहाँ पे जो टाइम लगा है t2, उनकी वैल्यू बताओ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 3 से काटा मैंने यहाँ पे कितनी बारी? 15, और 15 तिया 45, तो 15 और 3 बनेगा 18, तो उसको लगेंगे 18 घंटे। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? उसने एक मिश्रण में शराब और पानी कितना है? 12 और 5। मान लो यहाँ पे मिश्रण एक, इसमें दिया है शराब और पानी, तो शराब और पानी को लिखूंगा मैं अल्कोहल और वाटर। कितना है? 12:5। अब इसमें कहा है कि इसमें 14 लीटर पानी मिलाने पर देखो इसमें मिलाएगा वाटर। तो इसी क्वेश्चन को एक जो आपका एजेस का टॉपिक है इसको बोलते हैं हम, ये क्वेश्चन रहेगा आपका मिक्सचर, ठीक है, रेशो बेस्ड है, और रेशो का भी कौन सा टाइप होता है? मिक्सचर बेस्ड है। हमने देखा ऐसे लिख सकता हूँ अल्कोहल वाटर। अल्कोहल कितना है? 12x, वाटर कितना है? 5x। अब इसमें मिला क्या रहा है? पानी, तो वाटर के सीध में ही ऐड करना है। जब अल्कोहल मिलाएगा तो हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब पानी कितना मिला है? 14 लीटर, और रेशियो कितना बना? 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का गुणा 12 में हो जाएगा, कितना बनेगा? 12 तिया 36x। 4 का गुणा 5 में हो जाएगा, 4 5 20x, प्लस 14 चौके 56। अब जो x वाले वैल्यू है इसको बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू, एक साइड सॉल्व होता है, तो 36x माइनस 20x इज इक्वल टू 56। इसको मैंने देखा यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे आएगा यही था ना, 12 तिया 36 और 5 चौके 20, तो 20 इधर आएगा, ये बना यहाँ पे 16x, और इधर कितना था ये? 14 चौके 56, इधर बना है 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन में 16। तो जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर देखो 8 से कट रहा है, 8 7 देखो यहाँ पे 8 7 56 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बना ये? 7/2। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x की वैल्यू आ गई है 7/2। और पूछा गया है मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है? शराब की मात्रा कितनी थी? 12x, तो 12x की वैल्यू चाहिए आपको, तो 12x की जगह पे कितना लिखूंगा? 7/2। ये x के बदले लिख दिया, 2 से काटा, 2 के बार 6 7 42, तो ये बन गया यहाँ पे दोस्तों 42 लीटर। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा। ये यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 रुपये प्रति किलो के बासमती चावल को 48 रुपये प्रति किलो के इंडिया गेट चावल में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि उस मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त हो सके। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको हम एक तो बेसिक से कर सकते हैं, एक कर सकते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर से। अगर आपने एलिगेशन एंड मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है एलिगेशन एंड मिक्सचर की प्रॉपर्टी वो होती है कुछ ऐसी कि यहाँ पे लिखते हैं हम N1 क्वांटिटी, N2 इनका नाम होता है क्वांटिटी, ठीक है, जो मात्राएं होती इनका होता है कुछ एवरेज A1, इसका भी होता है कुछ एवरेज A2। यहाँ पे होता है दोनों का मीन एवरेज A, और यहाँ पर एक बारी देखो इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा आपको A माइनस A2 और A1 माइनस A। यहाँ पर मिक्सचर और एलिगेशन तभी लग सकता है जब एक बार ए, यहाँ पर देखो एक बारी ए अगर A2 से बड़ा है तो दूसरी बार A1 से छोटा होगा, तब जाके लगेगा मिक्सचर और एलिगेशन। तो देखो यहाँ पर ये परफॉर्म करता है, कैसे लगेगा मिक्सचर और एलिगेशन? उसने कहा है कि 40 रुपये प्रति किलो के बासमती चावल को 48 रुपये प्रति किलो के इंडिया गेट चावल में किस अनुपात में मिला लेना चाहिए ताकि उस मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलो में बेचकर, समझो यहाँ पे आपकी एक शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है, आपकी शॉप में एक तो है 40 रुपये वाला चावल और दूसरा कौन सा है 48 रुपये वाला चावल। अब उसने कहा है कि इन दोनों को मिलाना है, आपने इन दोनों को मिलाना है, ठीक है, और बेच कितने का रहे हो आप? 54 का। लेकिन इस 54 में आपको कितना फायदा हो रहा है? 20% का।
तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर 54 में आपको 20% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इस 54 में कितना है 20% का फ़ायदा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये है 120% की वैल्यू कितनी है 54। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, मतलब आपने देखा 40 रुपये वाला चावल ये है, 48 रुपये वाला चावल ये है और 54 का बेच रहे तो आपको फ़ायदा हो रहा है। तो पहले हम वो वैल्यू निकालेंगे कि जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, उसमें बन सकता है आपका मिक्सचर एलिगेशन। तो अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुणा 54 और यहाँ पे आएगा बटे में 120। अब मुझे पता है जब मैं 20 से काटूंगा 20 पंजे 100, 20 छिके 120, पार्ट आनी चाहिए आपको 6 में 54, 9 पंजे 45। अगर मैं इसको 45 का सेल करता हूँ, देखो यहाँ पे पहला चावल यहाँ पे कितने का था 40 रुपये का और दूसरा कितने का यहाँ पे 48 का, और इनका जो मीन एवरेज है, ठीक है, यहाँ पे मीन है वो कितना है 45। 40 रुपये का बासमती था और 48 का इंडिया गेट चावल था। अगर मैं सबको 45 का बेच दूँ तो मुझे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो अब देखो 48 में से 45 गए, कितना आएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पर देखो 45 में से 40 जाएंगे, कितना आएगा 5। तो ये बन गया है रेशो 3:5 रहेगा इसका आंसर। फिर से समझो, आपके पास एक चावल था बासमती चावल और ये है इंडिया गेट चावल, इन दोनों को आपने अपनी दुकान पे रखा और 44 का बेच दिया। अब देखो जब दुकानदार आइटम सेल करता है तो उस पर प्रॉफिट ही कमाता है, लेकिन आपने वो वैल्यू बतानी है जिसमें ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो यहाँ पर आ गया हमारा 45। अब आपके पास यहाँ पर तीनों वैल्यू मिल गई है A1, A2 और A। इन दोनों का डिफरेंस ले लो 3:5, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का उसने एक कार्ड बॉक्स, देखो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स की आंतरिक अंदर वाली लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन रहेगा आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को बोलते हैं हम क्षेत्रमिति, और कौन सा है 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल, जिसमें पढ़ते हैं हम क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और आपके सिलेंडर होता है, ठीक है। एक कार्डबोर्ड बॉक्स की आंतरिक लंबाई 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ऐसे कितने बॉक्स चाहिए जिनमें 2160 सेंटीमीटर आयतन वाले घन पैक किए जा सके, ठीक है। उसने कहा है कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, ऐसे होता है आपका, इसको मान लो एक क्यूबॉइड है, एक बॉक्स है ठीक है। उसने कहा है कि एक बॉक्स की आंतरिक लंबाई, अंदर की लंबाई कितनी है, ये है 6 सेंटीमीटर। तो मान लो ये लेंथ, कुछ भी मान लो, इसमें लेंथ मान लो 6, और चौड़ाई दी है, ब्रेथ दी है 10 और हाइट दी है उसने 12। आपको पता है इनका जो वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम होता है आयतन, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, यहाँ पे देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट ऊंचाई। तो अगर मैं 6 10 और 12 इनका गुणा कर दूं, देखो 6 दाएँ 60, 60 गुणा 12, 12 छिके 72, 720, और 720 क्या था सेंटीमीटर, ये बनता है हमेशा क्यूब बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये बोल रहा है कि एक डब्बा जो बनेगा वो बनेगा 720, तो 2160 के लिए कितने डब्बे चाहिए, तो हम देखेंगे, मान लो ये पूरा एक यहाँ पे ना इतना वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसे करके कोई बॉक्स होगा, ऐसे करके, इसको यहाँ पे मैं रफ में बना रहा हूँ, ऐसे करके कोई बॉक्स होगा। तो ये पूरा अगर आपने कवर करना है, इसके लिए कितने बॉक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे 2160 सेंटीमीटर क्यूब, और एक बॉक्स कितने का बनता है 720, तो 0 से 0 कैंसर। अब ये कटेगा हमारा, देखो 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, कितना बचा 9, 12 आठे 96 और 12 छिके 72, 6 18। तो यहाँ पर चाहिए 3 बॉक्स चाहिए आपको, तब जाके जो ये वॉल्यूम है ये आपका कवर हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है उसने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहता है आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसको बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है। उसने कहा है x प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना है 1 दिया है। तो ये पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 अपॉन में 1 प्लस 1/2, इनका एलसीएम कितना आएगा 2। तो यहाँ पर 2 का पाड़ा, इसमें एक देखो यहाँ पे 1 का पाड़ा 2 बारी और 2 × 6 + 1 कितना बना
7/2। तो यहाँ से मिला मुझे 7/2। तो आगे क्या था 1 प्लस, यही था ना 1 अपॉन में 7/2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा अब 1 प्लस, ये ऊपर हो जाएगा तो 2/7। इसको फिर आगे सॉल्व करना है। एलसीएम कितना है 7, 7 प्लस 2 बन जाएगा यहाँ पे 9/7। अब हमने देखा इस पूरे फैक्टर से कितना मिल गया मुझे अभी तक मिला है 9/7। तो आगे क्या है x प्लस 1 अपॉन में 9/7। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा x प्लस 7/9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 भी तो है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस ये हो जाएगा इधर 7/9, और इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 माइनस 7 ये बन जाएगा 2/9। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, जो आपका डिनोमिनेटर होता है बिल्कुल बेसिक से। यहाँ से 3 प्लस 1/2 कितना बना हमारा 7/2। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन में 7/2 तो इसको चेंज करके 2/7 लिखूंगा मैं, और ऐसे इसको सॉल्व करके लास्ट में x, देखो यहाँ पे x प्लस 7/9 बनेगा इज इक्वल टू 1। x इधर 7/9 एक के पीछे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7/9, आंसर आएगा 2/9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा उसने यदि दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये, मान लो दो किस्म के चावल है, एक ये है दूसरा ये बन रहा है आपका 25 रुपये के हिसाब से और ये देते हैं 40 रुपये के हिसाब से, को 3:2 के अनुपात में मिलाया जाए। 3:2 के अनुपात में है कि मान लो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे कितना है, ये मान लो 2 किलो, ठीक है। इसको आप रेशो में मान सकते हो, रेशो में मान सकते हो या किलो में मान सकते हो। तो अब देखो अगर 25 रुपये के 3 किलो चावल होता है तो कितना बनता है उसका रेट 75 रुपये। 40 रुपये के 2 किलो चावल तो कितना बनेगा 80 रुपये, 80 रुपये रेट। और अगर मैं दोनों को देखो 3 किलो लाए मैंने 25 के रेट से 75 रुपये के मिले, 2 किलो लाए 40 के हिसाब से 80 रुपये के मिले, तो टोटल मैंने कितना खर्चा कर दिया 80 और 70 होते हैं 150, 155 रुपये टोटल खर्चा कर दिया। टोटल खर्चा किसके लिए किया है, 3 रेशो ये थे 2 रेशो ये थे, तो कितने थे टोटल 5 रेशो। यहाँ पर उसने कहा है ना कि पूरा मूल्य बताओ सबका, तो देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5 31, तो 31 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। अगर 3 किलो और 2 किलो 5 किलो चावल मैं लेके आता हूँ और मुझे पड़ता है 75 और 80 के हिसाब से, तो 155 के पड़े। तो 5 किलो चावल अगर 155 के पड़े तो 1 किलो कितने का पड़ा है, ये पड़ा है आपका 31 रुपीज़ का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:3 है। तो ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पर है बॉयज़ और यहाँ पर दिया है गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर दिया है गर्ल्स और इनका रेशो दिया है 5:3। अब उसने कहा यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिलती, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका 24% निकालना टफ है, 5 के 24% नहीं निकाल सकते, तो हम कुछ ऐसी वैल्यू बनाएंगे जिस पे हम 24% कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मान लो 500 और यहाँ पे मान लो 300, ठीक है। अब मैंने देखा कि यदि 24% लड़कों, और उसने कहा है कि तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, देखो यहाँ पे अगर 24% लड़कों को, इसमें से 24% लड़कों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी, 76% लोगों को, 76% लड़कों को। और इसमें से 32%, आपको पता है ये वैल्यू कितनी है 100%, 100% में से 32% को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कितने को नौकरी मिल जाएगी, ये नौकरी मिलेगी आपकी, यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 68%। तो इसका आंसर आएगा 68%। तो अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कि 500 का 76%, 500 का 76% और 300 का 68% की वैल्यू कितनी आ रही है। मैंने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का गुणा करना है, 5 छिके 30, 5 7 35 और 3 हासिल है, कितना बना 38। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 का गुणा इसमें करना है, 3 8 24, 3 छिके 18 और 2 20, तो 380 तो लड़के हैं, 204 लड़कियां हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 300 और 200 कितना बना 500 और 80 और 4 84, तो 584 लोगों को ये बॉयज़ और गर्ल्स है जिनको क्या मिला है, प्लेसमेंट मिला है। तो ये बोल रहा है कि जो 584 है ये टोटल का कितना परसेंट है। तो हमने देखा 584 584 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट कितना है 500 और 300 800,
और परसेंट में निकालना है तो यहाँ पर परसेंट के लिए आता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर। अब 8 से काटूंगा मैं तो देखिए यहाँ पे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 2 बचा 8 ते 24, तो कितना बना 73%। 73% जो स्टूडेंट है उनको क्या मिला है, प्लेसमेंट मिला है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है उसने कि एक वृत्त से 30% डिग्री, इसको बोलते हैं डिग्री। ये क्वेश्चन रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रहेगा आपका मैंसुरेशन, मैंसुरेशन भी लिख सकते हो और हल्का से इसको ज्योमेट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला एक त्रिज्याखंड काट दिया जाता है। मान लो इसने कहा है कि एक ऐसा वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये रफली बनेगा। मान लो ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे होता है इसका रेडियस। अब उसने कहा है कि 30 डिग्री, आपको पता है ये होता है आपका 90 डिग्री। तो ऐसे अगर मैं 3 पार्ट बना दूं इसके, तो उसने कहा है कि इसमें से ना इतना इतना कोण काट दिया उसने, इतना, ये है 30 डिग्री। एक केंद्रीय कोण, एक त्रिज्याखंड काट दिया जाता है। यदि इस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का है ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो उसने कहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि ये है आपका 5.5, और जो इसका सरकमफेरेंस होता है, सर्कल की परिधि जिसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस, वो बनता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है पूरा बाहर वाला जो बाउंड्री होता है इसका, यहाँ पर सम ये रहेगा आपका 2 पाई आर। लेकिन हमको कितना बताना है, हमारे पास तो इतना दिया है, ये वैल्यू दी है। और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये वैल्यू निकालेंगे कि 2 पाई आर और उसका कितना 30 डिग्री, पूरा कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5.5, तो 5.5 ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है। उसने कहा कि 2 पाई आर जो ये पूरा है इसका इतना हिस्सा 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, वो कितना है 5.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो 2, और उसने क्या कहा है, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस इनटू, जब मैं इसको काटूंगा देखो यहाँ पे कैंसिल, डिग्री से डिग्री कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा 12 बारी, 1/12, और ये बनेगा 55/10, 10 मान लो इसको, ठीक है। अब फिर काटूंगा 5 दूनी 10, 11 5 55, 2 से मैं इधर की वैल्यू भी काट सकता हूँ डिनोमिनेटर की, कितना आएगा 6, और फिर काटूंगा यहाँ पे देखो 2 से फिर कट गया, 6 कटेगा 2 से 3 बारी। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास, यहाँ पर बचा है 22/7 इंटू रेडियस इंटू 1/3 बराबर, यहाँ पर कितना है 11/1, 11 से फिर काट दूंगा 11, देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 11 दूनी 22, और ये वैल्यू बनाया अभी 2/7 इंटू आर इंटू 1/3 बराबर 1/1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये बन गया 2 इंटू आर अपॉन में 7 या 21 यहाँ पर, और आर की वैल्यू आएगी 21 अपॉन में 2, तो ये बन रहा है 10.5, 10.5 ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो फिर से हमने जो वैल्यू यहाँ पर कट रही थी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, बीच में क्या है इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू कटती है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की वैल्यू कटती है, तो इसको काट पीट के रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 10.5, और किस में था ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि एक व्यापारी ने 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर की दर से 2 रेफ्रिजरेटर बेचे। देखो यहाँ पे वो कह रहा है पहला रेफ्रिजरेटर 10,000 का बेच दिया, दूसरा रेफ्रिजरेटर भी 10,000 का बेच दिया, तो ये गिवन है सेलिंग प्राइस, ये गिवन है सेलिंग प्राइस। एक रेफ्रिजरेटर पर उसे 20% की हानि हुई, मतलब ये मिल पड़ा उसको 80% का बेचा है उसने, और जबकि दूसरे रेफ्रिजरेटर पे कितना हुआ फायदा हुआ 120% का। तो देखो यहाँ पे इन केस में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी है बेसिक से भी है। फॉर्मूला कब होता है, जब सेम परसेंट पर सेल करें, जब सेम परसेंट लॉस या प्रॉफिट पर सेल करें। जैसे यहाँ पे देखो 20% का क्या हुआ लॉस, और 20% का क्या हुआ फायदा, तो इस केस में हमेशा लॉस होगा। क्यों होता है, इनका फॉर्मूला होता है -x का स्क्वायर, ठीक है, -x का स्क्वायर अपॉन में 100, x की वैल्यू कितनी लेनी है 20, तो -20 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो ये बन जाएगा -400/100, तो कितना आएगा 4, तो इसमें रहेगा 4% का लॉस। नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो
कि देखो पहले एक रेफ्रिजरेटर पर ये तो हो गया एक फॉर्मूला, और दूसरा होता है इसको परसेंटेज मेथड या रेशो मेथड से करते हैं। पहले पे क्या हुआ 20% की हानि, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 5 की चीज़ रही होगी 4 की बिक गई है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। जबकि दूसरे पर, अब देखो दूसरे पर क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, इसकी वैल्यू बनेगी 1/5, 5 की चीज़ कितने की बिकी 6 की। तो मान लो यहाँ पर अब देखो उसने कहा है कि एक व्यापारी ने 10,000 रुपये प्रति रेफ्रिजरेटर, देखो 10,000 का बेचे हैं दोनों, तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए, ये रखना पड़ेगा आपको सेम। अगर इसको सेम रखना है तो यहाँ पे किसका गुणा होगा 3 का, और यहाँ करना पड़ेगा 2 का। क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि उसने कहा है रेफ्रिजरेटर को 10,000 का बेचा है, पहला रेफ्रिजरेटर भी 10 का बेचेगा, दूसरा भी 10 का, खरीदे बेशक अलग अलग कीमत पर होंगे। तो अगर 3 का गुणा यहाँ किया है, 3 का गुणा हो जाएगा इधर और 2 का गुणा हो जाएगा इधर, तो ये वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू बनी यहाँ पे कितनी 15, और ये वैल्यू कितनी बनी 10, ये वैल्यू कितनी बनी 12, और ये भी बनी है 12। देखो यहाँ पे ये बना है 15, ये बना है 15, 10, 12। अगर पहला रेफ्रिजरेटर 15 का खरीदता और दूसरा खरीदता 10 का, तो दोनों कितने के खरीद पड़े मुझे, ये पड़े 25 के। पहला बेचा 12 का, दूसरा भी बेचा 12 का, जोड़ दो इनको, 12 और 12 कितने 24। अगर मैं 25 रुपए के 2 रेफ्रिजरेटर लेके आता हूँ और 24 के बेच देता हूँ, तो मुझे तो एक का लॉस हो रहा है। एक का लॉस कहाँ हो रहा है 25 पे, गुणा में परसेंट के लिए आता है 100, तो 25 चौके 100, और 4% का क्या है लॉस, आपको दिख रहा होगा 25 रुपए के आपने खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस, 24 रुपए के आपने बेच दिए, तो 4% का लॉस यहाँ पर आएगा, 4% की हानि। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, और एक इसका और मेथड होता है कि आप क्या करो, आप कर सकते हो पहले रेफ्रिजरेटर की सेलिंग प्राइस कितनी है 10,000, दूसरे की भी कितनी है 10,000, तो आप पहले को ऐसे कर सकते थे कि पहले को बेचा 80%, 80% बराबर 10,000, और दूसरे को बेचा 120%, 120% बराबर 10,000। अब इसको आपने खुद से सॉल्व करना है, 80% की वैल्यू निकाली, 100% की वैल्यू निकालो, इसके भी 100% की वैल्यू निकालो, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। फिर जब कॉस्ट प्राइस पता चलेगा, और सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही है कितना है, सेलिंग प्राइस है 10,000, सेलिंग प्राइस दोनों का 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8%, देखो एक मान लो ये आपका सम है, ये इस बॉक्स में सम था, ये गया है टाइम कितना है 3 साल, और रेट कितना है 8%, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट मिला, और उसी राशि पर यही राशि अब टाइम कितना है 7 साल, और रेट कितना है 8%, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा कुछ सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कुछ सिंपल इंटरेस्ट। तो हम देखेंगे कि अगर एक सम है और उसने कहा है कि जो आपका ब्याज है, देखो यहाँ पे कितना है 3/24, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला ये भी होता है कि रेट परसेंट इंटू टाइम, बेसिक सी बात है। देखो क्यों है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपको मैं कुछ पैसा देता हूँ उधार, रेट रखूँगा मैं आपका 10% और टाइम रखूँगा 5, तो आपने मुझे कितना ब्याज देना है 50% देना है। तो यहाँ पर टाइम कितना है 3, रेट कितना है 8, तो आपने मुझे कितना ब्याज देना है 24% देना है। यहाँ पर टाइम कितना है 7, 1 साल का 8, 2 साल का 16%, 3 साल का 24, और 8 7 56, यहाँ पे कितना ब्याज देना है 56%। तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो 24 से 56, आपने देखा 24 के साथ 26 और 6 32, इन दोनों का डिफरेंस है 32%, और इस 32% की वैल्यू कितनी है 9120। उसने कहा है कि जो 24% ही इससे कम है, और आपसे पूछ रहा है राशि की वैल्यू बताओ। सम इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है, मूलधन जो होता है हमेशा कितना होता है 100%। अगर 32% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। 32% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकल जाएगा कि 100, देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल होना है, यहीं पे काट दो, 100 गुणा 9120 अपॉन में कितना 32। तो इसको अगर मैं 16 से, देखो 16 से कट रहा है, और यहाँ पे 16 पंजे 80, 11, ठीक है कट जाएगा, 16 दूनी 32, आपको पहाड़े आने चाहिए, नहीं आप 4 से काटोगे, 2 से काटोगे, 8 से काटोगे, उसमें टाइम वेस्ट है। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 91 में से 80 का 11 बना 112, 16 7 112, यहाँ पर रहेगा 0। अब 2 से मैं फिर काटूंगा, तो 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 8 16, 2 पंजे 10, तो ये बनेगा यहाँ पे हमारा
कि 285 गुणा 100 मतलब 2 जीरो पीछे लगा दो, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 285 जीरो जीरो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा जो आपका सम है, प्रिंसिपल है, मूलधन, उसकी वैल्यू वाला। नेक्स्ट देखो पाइप ए, ये जो क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन किस पे था, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन रहेगा आपका टाइम एंड कौन सा है, ठीक है, टाइम एंड वर्क का सब पार्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप्स एंड सिस्टर्न, उसका कंसेप्ट। देखो पाइप ए ये बोल रहा है एक पाइप है वो बढ़ता है 504 सेकंड में, 504। पाइप बी बढ़ता है 252 सेकंड में, 252 सेकंड में बढ़ सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा टोटल कैपेसिटी, टाइम एंड वर्क में यहाँ पे हो जाता है टोटल वर्क, 504 और 252, इनका एलसीएम कितना आएगा 504। क्यों आएगा, क्योंकि आपको सामने सामने दिख रहा है। अगर मैं कहूँ कि 10 और 20, इनका एलसीएम कितना है, ठीक है ऐसे लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 10, इन दोनों का एलसीएम कितना है 20। क्यों है, क्योंकि 10 से कट रहा है, तो 252 का भी तो डबल है ना। देखो 252 और 252 504, तो 504 का पहाड़ा पड़ना है इसमें एक, 252 दूनी 504, ये आता है यहाँ पे एफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं कार्यक्षमता। तो इसने कहा है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, पाइप ए ये होता है आपका, इसका एफिशिएंसी होता है कि पाइप ए बढ़ता है 104 मतलब 1 लीटर बढ़ता है 1 मिनट में, पाइप बी कितना बढ़ता है 2 लीटर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना बढ़ रहा है 3 लीटर बढ़ रहा है, और टोटल कितना है 504। तो अगर 1 मिनट में 3 लीटर भर है तो 504 लीटर भरने के लिए 3 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे 3 एकम 3, 2 बचा 20, 3 छः 18, 2 बचा 24, 3 आठे 24, तो 168 सेकंड लग जाएंगे। फिर से समझो, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि ए बढ़ता है किसी टंकी को 12 और बी बढ़ता है उसी टंकी को 15 सेकंड में, इन दोनों का एलसीएम कितना था 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, अगर दोनों साथ में भर रहे हैं कितना है 9, 60 भरना है बटे में आएगा 9, तो यहाँ पे देखो 9 छिके 54 और कितना बचेगा 6/9, 6/9, तो इतना टाइम लगना था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, टाइम एंड वर्क। रौनक और रिया एक काम को, देखो यहाँ पे है रौनक, रौनक करता है किसी काम को 12 दिन दिए, और जो रिया है, रिया करती है उस काम को 18 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखो 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है 36, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36 कट रहा है, नहीं आप बेसिक से निकालोगे, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो कितना काम करेंगे 5 काम। कितने दिन तक करेंगे वो 6 दिन तक। तो अगर इन्होंने 6 दिन तक काम किया है तो कितना काम कर लिया था 30 काम कर लिया था। तो आपको पता है टोटल काम 36 है, जिसमें से 30 हो गया है, ये तो डन है, तो बचा कितना 6, ये लेफ्ट काम है, लेफ्ट काम बचा है 6। और अब बोल रहा है और फिर रौनक चला गया, तो रौनक अब काम पर नहीं आएगा, कौन आएगा काम पे, रिया, और रिया द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय। तो अब देखो यहाँ पे आ गई है रिया, और रिया दो, यहाँ पर रिया कितना काम करती है 2 काम, तो 2 तिया 6, यहाँ पर लग जाएंगे उसको 3 दिन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है आपका फिर से प्रॉफिट एंड लॉस। एक बिस्तर की कीमत में पहले 32% की वृद्धि हुई, मान लो ये बिस्तर है, ठीक है, इसमें पहले कितना बढ़ता है 32%, फिर बढ़ के ना इसकी कीमत इतनी हो जाएगी, और फिर हो रहा है 20% की कमी। तो जब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज या नेट चेंज, नेट चेंज भी बोलता है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 32% और 20% के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करो। पहले कितनी वृद्धि हुई है, पहले देखो कितना बढ़ा है 32%, फिर कितना कम हुआ 20%। तो यहाँ पे जो नेट चेंज का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। इसका बेसिक भी होता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो रहा है तो वहाँ पर आप वो मेथड लगाओ। तो x की वैल्यू कितनी पहले 32, फिर y की वैल्यू कितनी है -20, तो यहाँ पे आएगा, एक मिनट में आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, x की वैल्यू आ गई है 32 और y की वैल्यू आएगी -20, -20 रखना है, अगर कमी हो रही है तो माइनस का साइन रखना पड़ेगा, प्लस x की वैल्यू 32 गुणा और y की वैल्यू कितनी थी -20 बटे में कितना है 100। अब प्लस माइनस तो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 32 में से 20 गया कितना आएगा 12 बच जाएगा। अब देखो
ये भी क्या होगा, यहाँ पे 32 होनी 64, लेकिन रहेगा माइनस का, तो माइनस का 640 अपॉन में कितना है 100। और आपने देखा 0 से 0 कट गया है, इस डेसिमल्स देखो इस 0 से बन जाएगा डेसिमल, तो ये बन गया है 12 में से 6.4 घटाना है आपने, 12 में से 6.4, तो 12 में से पहले 6 घटा दो, 6 आ गया, और 4 और घटा दो तो 5.6 आएगा। तो इसमें आएगा आपका 5.6, ऑप्शन ए, एक कमी देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया समझ तो आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। समझो यहाँ पे कि जो ये बिस्तर था वो था आपका लेट करना है। बिस्तर की कीमत कितनी थी, 100 रेशो थी, 100 रेशो। अगर वहाँ पे 32% बढ़ जाता है, 32% का मतलब कितना होगा, 100 पे कुछ भी बढ़ जाए उतना ही होता है, 132 हो गया। अब 132 रेशो या 132 रुपीज़ हो गया। अब यहाँ पे 20% की कमी आ रही है, तो इसका 20% कैसे निकालते हो, इसका 20% ऐसे निकलता है, 10% निकलता है इसका, यहाँ से डेसिमल लगा ऐसे, तो 13.2, ये 10 है, 13.2 10% आ गया, ये 10% की वैल्यू होती है, कितना बनेगा 26.4। तो अब 132 में से आपको 26.4 घटाना है। 132 में से आप कितना घटाओगे, 26, कितना आएगा 106। 106 में से पॉइंट देखो 106, 106 में से 0.4 घटाओगे तो कितना आएगा 105.6। तो अब समझो बिस्तर पहले 100 रेशो का था, अब कितना हो गया है 105 का। तो यहाँ पर कितना चेंज मिल रहा है आपको, ऑब्वियसली बात है 5.6% मिल रहा है। अब आपने डिसाइड करना है किस मेथड से करोगे आप, ऑप्शन आएगा 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है उसने कि x + 1/x = 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हो कि यहाँ पर भी रहा होगा 1, यहाँ पर भी रहा होगा 1, तब जाके बनेगा ये 2। और अगर x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ तो अब 1, यहाँ पे x की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तब जाके बनेगा ना ये 2। तो हमने देखा x की वैल्यू यहाँ पर हमको क्या मिला कि x = 1। और अब वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो x/4 की, x यहाँ पर देखो वैल्यू निकालनी है x4 की, x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन में x की पावर 4, और फिर है x का क्यूब माइनस 4 अपॉन में x का क्यूब। अब हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर, अगर 1 की पावर 4 रखूँगा कितना आएगा 1, प्लस यहाँ पर कितना है 4, x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब 1 की पावर 4, यहाँ पर कितना बनेगा 1 बनेगा। और फिर है कि x, यहाँ पे देखो 1 का क्यूब, ये भी कितना बनना है 1, माइनस 4, और यहाँ पे कितना बनना है 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखो ये बन गया है, इनका एलसीएम लेना है ना, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 1 और 4, ये तो जुड़ ही जाएगा। कितना बनेगा यहाँ पे 5/1, और आगे क्या है इनटू का, यहाँ पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1 में से घटना है 1 माइनस 4 अपॉन में 1। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे 5 आ गया, गुणा कितना आएगा माइनस का 3 अपॉन में 1, तो 5 दिया 15, माइनस का आएगा 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगर आपको इतना समझ आएगा कि x की वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है x की वैल्यू, तो आप पुट कर दो यहाँ पर 1 की पावर 4 प्लस 4 अपॉन में 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 माइनस 4, 1 की पावर 3, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 15। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है उसने, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। देखो इसको हम बेसिक से करें, मैथ्स को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, एक क्वेश्चन को आप कम से कम 5-5, 6-6 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव रहेगा, जो आपको इजीली समझ आ सकता है, मैं आपको उस मेथड से सॉल्व कराऊंगा। उसने कहा एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 25% का लाभ मतलब देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%। अब इसी में ही आगे लाभ तो जुड़ता है, प्रॉफिट जुड़ता है, और माइनस होता है लॉस। तो अगर 100% की कोई चीज़ थी, 25% मैंने कमाई कर ली, तो कितने का बेच दिया मैंने, उसको बेच दिया 125% का। और ये बोल रहा है कि अगर इसको मैं 120 रुपये कम में बेचता तो कितने की हानि होती मुझे, 15% की हानि होती। मतलब अगर 15% की हानि चाहिए आपको, तो आर्टिकल रहेगा आपका 100% माइनस 15%, क्योंकि 100% का तो आर्टिकल है। मान लो ये बॉक्स है, ये मैं 125% का बेच रहा हूँ पहले, और फिर 15% का लॉस होगा तो 85% का बिक जाएगा, 85% का बिक जाएगा।
तो हमने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, इन दोनों का डिफरेंस आया है 15 और 25, 40 है ना। और इसी 40% की वैल्यू कितनी दी है, 120। और आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना होता है, आपको पता है क्रय मूल्य होता है 100%। आप 100% की वैल्यू निकालोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा। और ऐसे भी आंसर आएगा कि 40% बराबर 120, तो 40 दिया 120, 1% बराबर कितना आएगा 3, और 100% बराबर बनेगा 100 गुणा 3, 300। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया समझ, फिर से समझाता हूँ। अगर आप किसी को प्रॉफिट पे बेच रहे हो 25%, तो 125% का हो गया। अगर नुकसान पे बेच रहे हो 15%, तो 85% का बन गया। अब उसने कहा है कि यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता, तो अब देखो कितना कम में बेच रहे हो आप 40% कम में बेच रहे हो। तो आपने देखा 40% कम, उसकी वैल्यू कितनी है 120। तो यहाँ पर 140% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 3, 100% की वैल्यू बनेगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड है। उसने कहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्त है एचसीएफ और लघुत्तम समावर्त है, मतलब एचसीएफ की वैल्यू दी 12 और एलसीएम की वैल्यू दी है 360। अब उसने कहा यदि संख्याओं का योग, संख्याएं मान लो कोई दो संख्या है, ठीक है, x प्लस वाई मान लो, उनका योग दिया है 132 और आपसे पूछ रहा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखो रेसिप्रोकल, ये पूछ रहा है आपसे 1/x प्लस 1/y, इसका योग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है। देखो फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM। इनकी जगह पे n1 कितना माना है, संख्या कौन सी है, संख्या मानी मैंने x, तो x इंटू वाई बराबर HCF की वैल्यू कितनी 12 गुणा 360। अब आपको x प्लस वाई पता चल गया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 12 और 360। अब आपने वैल्यू बतानी है 1/x प्लस 1/y। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के मैथ्स के मॉक के। इसी चैनल पर हमने आपके लिए जो रीजनिंग के मॉक है, रीजनिंग के मॉक भी कराए। तो हमारा टारगेट है जो भी बच्चा एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है वो मैथ्स और रीजनिंग में जो आपका पूरे में से पूरा स्कोर कर सके, मतलब 80 नंबर का सेक्शन रहेगा, दोनों सेक्शन, तो 80 में से 80 स्कोर आ सकते हैं आपके। देखो रीजनिंग बहुत आसान है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, ऐसी और वीडियो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।